अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खजर है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोने सलवी साहब जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं। के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुई थी तकरीबन 15 साल पहले, तो उसके जो ट्रांसमिशन लॉसेस थे वो 40% पे थे और अब वो तकरीबन 15% पे है। उसकी रिकवरी 80% थी जो 95% है। तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के जो फ़ायदे हैं वो खुद से मुंह बोलते हैं। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बाद शुरू में बहुत अच्छा चला, अब कुछ मसले आते रहे। पिछले साल लोड शेडिंग भी हुई, बारिश हुई तो उसके बाद बिजली भी गई क्योंकि करंट लगने का खतरा था। मोहन साहब कहते हैं कि इस साल में कि कराची के अंदर लोड शेडिंग गर्मियों में नहीं होगी, लेकिन बारिश आएगी तो फिर भी बिजली जाएगी। तो हम मोहन साहब से पूछते हैं कि भाई ये कराची में ये जब नेपरा चेयरमैन कह चुके हैं कि ये बिजली नहीं जानी चाहिए जब वो आपका पानी आए, तो ये ऐसा क्यों होगा और क्या वजह है कि लोड शेडिंग नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली खजर साहब, आपका इस इश्यूज़ पे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आपके स्टेटमेंट को जो है मैं थोड़ा सा तब्दील करके सिर्फ ये कहूँगा कि इस समर में लोड शेडिंग का जो दौरानिया होगा वो पिछले साल के मुकाबले में सब्सटेंशियली कम होगा। लोड शेडिंग शायद फिर भी कुछ जगहों पे होगी और उसका जो एक हमारा व्यू है वो ये है कि ये वो लोड शेड है जो पूरे मुल्क में होता है और एक पॉलिसी के तहत होता है। पिछले साल क्योंकि कुछ फ्यूल के इश्यूज़ हुए थे और कुछ पावर के हमारे सप्लाई डिमांड का गैप था जिसकी वजह से ये दौरानिया बढ़ गया था। और इस दफ़ा उम्मीद ये है कि कुछ हमारी मशीनें आ रही हैं, कुछ एनडीसी से इंक्रीमेंटल सप्लाई आएगी जिससे कि ये लोड शेडिंग इंशाल्लाह उस लिमिट में रहेगी जो कि मैनेजेबल होती है। जहाँ तक आपने पानी के हवाले से बात की तो देखिए, हमने जो पिछले साल 2020 में हुआ था उसमें काफ़ी हद तक जो हम लाइट बिकॉज ऑफ सेफ्टी बंद करते थे उसमें कमी हुई थी और हमारा इस साल में भी हमने काफ़ी काम किया है इसके अंदर और कुछ इलाकों में हमने अपने सबस्टेशन को भी ऊंचा किया है, नए केबल्स डाले। एक प्रोजेक्ट इंश्योर है जिस पर हमने तकरीबन हम ओवरऑल 9 अरब रुपए खर्च करेंगे। इस साल में ही 1.5 अरब रुपए तकरीबन हम खर्च कर देंगे और उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी सारे एरियाज़ को रिलीफ मिलेगा। मगर क्योंकि कराची का बहुत बड़ा हिस्सा कच्ची आबादी है जहाँ कुंडे हैं और वहाँ पे ये शायद पॉसिबल नहीं है कि वो सारा का सारा इलाका प्रोटेक्ट हो जाए, तो जहाँ पे कि ऐसा रिस्की इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम कुछ देर के लिए लाइट ज़रूर बंद करेंगे और उस केबल को देख करके, सिस्टम को देख के जैसी सेफ़ इन्वायरमेंट होगा फिर हम वहाँ की लाइट ऑन करेंगे। और हमने अभी नेपरा को भी एक विज़िट कराया था और हमने वो इलाके दिखाए थे और वहाँ पे जब जाते हैं तो ये पता लगता है कि वाकई यहाँ पे शायद इसको ओवरनाइट चेंज करना बहुत मुश्किल है और ये शायद सिर्फ केई के कंट्रोल में भी नहीं है क्योंकि वहाँ 3-3 फीट की गलियाँ हैं, वहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं। तो अगर आप जब तक श्योर नहीं और आपने लाइट ऑन की और कोई कुंडा पानी में गिरा और उससे कोई करंट लीक हो गया तो वो ख़तरनाक होता है। तो उसलिए और ये बहुत ही कैलकुलेशन के साथ होता है, फीडर्स आइडेंटिफाई होते हैं और हम इंशाल्लाह आम आदमी के लिए ये है कि ये सामने गिजरी है, इसके पीछे पूरा डिफेंस है, उमरा यहाँ रहते हैं, इनको बिजली मिलेगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी आप बेशुमार और तरह के मसले हैं जो उनको टाइम होने में कुछ साल लगेंगे, उनको अभी भी लाइट नहीं मिलेगी अगर बारिश आ। अब मैं फिर ये कहूँगा कि लाइट मिलेगी, लेकिन अगर ऐसी बारिश हुई जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स की वजह से एक रिस्की एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो जब तक कि हम उसका विज़िट करके कंफर्म ना कर लेंगे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ उस वक्त उतनी देर के लिए लाइट बंद होती है और बहुत ज़्यादा एरियाज़ ऐसे नहीं रह गए हैं, अब काफ़ी कम एरियाज़ हैं। सो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह इस साल द अमाउंट ऑफ feeders shut down because of safety would reduce substantially। चले तो आप करते हैं कि इस साल बारिश उस तरह ना हो क्योंकि उसके और भी बड़े मसले होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हो भी गई तो आपकी 4 दिन तक लाइट नहीं जाएगी, कुछ घंटों के लिए कुछ जगहों पे शायद जाए। 4 दिन के लिए आप कह रहे हैं? 4 दिन तो सिर्फ वहाँ गई थी जहाँ पानी 4-4 फीट खड़ा हुआ था, बाकी तो सब जगह पे एक दिन के अंदर लाइट आ गई थी। चलो ये पीछे गिजरी के डिफेंस जो है यहाँ के लोग ही मुझे कहते हैं 4-4 दिन सही है, मगर वहाँ की वीडियोज़ भी मौजूद है कि वहाँ गाड़ियाँ जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार गाड़ियाँ ख़राब हुई थी। ये अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी। और अगर आपने देखा ही होगा कि अभी इस वक्त कुछ अरसे पहले
पहले ही ह्यूस्टन के अंदर जब बर्फ़ पड़ गई थी तो वहाँ पे भी 18,000 मेगावाट की लोड शेड हो रहा था, और उनकी जो यूटिलिटी कंपनी है उसने कहा था कि बचत हो गई कि हम पूरा सिस्टम बन नहीं, वरना तो महीनों तक लाइट नहीं होती। ये तो बात है, ये तो बारिश 30 साल में ऐसी होती है। नहीं, ये 10 साल में कि 10 साल बाद ऐसी बारिश कराची में हुई ऐसी हुई जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास इस वक्त जो है बिजली जो है वो आपके पास तकरीबन पिछले साल 3100 मेगावाट थी, 3600 की डिमांड थी। इस साल आपके पास एक 450 मेगावाट में से 350 मेगावाट आपका अपना RLNG का आ रहा है, इसके अलावा 350 मेगावाट की गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, तो आप इस पर कह रहे हैं पूरे उतरेंगे। लेकिन आप ये देखते हैं कि आगे आप और भी प्लांट लगा रहे हैं और गवर्नमेंट से और भी आपको बिजली ले रही है, लेकिन आपको फिर भी शुभात है कि 2025-26 के अंदर आपके यहाँ बिजली की शॉर्टेज होगी, उस पर अगर आज काम नहीं किया गया। पहले तो ये बताइए कि शॉर्टेज ऐसा क्यों होगी जबकि साउथ में NTDC के अंदर सरप्लस है, नॉर्थ में नहीं है। आपकी साउथ से हम नॉर्थ बिजली भेजें तो लाइन लॉसेज ज़्यादा है, साउथ में आप बैठे हैं तो बिजली आपको वो मिल जाए, उसके बेहतर K2 K3 जो है 2 न्यूक्लियर प्लांट आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी अच्छी है और सस्ती बिजली देंगे और साफ बिजली देंगे, तो वहाँ से आप क्यों नहीं ले पाते? वहाँ से आपने वो, मैं समझता हूँ कि 500 kVA पे है, आप 200 kVA पे आपने उसको कन्वर्ट करना है, वो क्यों नहीं कर पा रहे? अली साहब, आपके बहुत इसमें सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं मुख्तलिफ। पहली बात तो ये है कि कैनम की बिजली आपके ख्याल में सस्ती होगी, वो बिल्कुल सस्ती नहीं है, उसका टैरिफ निकाल के सस्ती नहीं, अच्छी है, साफ है, बिजली तो क्लीन है। मैं ये कह रहा हूँ टैरिफ को छोड़े, अब आगे की बात करें। तो देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि 500 से उसको 220 kV के ऊपर कन्वर्ट करके हम बिजली ले सकते हैं। तो जो आगे 2023 का प्लान है उसके अंदर जितनी गवर्नमेंट ने हमको कहा है कि वो बिजली देंगे, उसकी हम ग्रिड बना करके और वो बिजली इवैक्यूएट हम करेंगे। ये हम इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और इंशाल्लाह जो प्लान है उसके तहत 2023 के समर में हमें यहाँ से तकरीबन 700 मेगावाट बिजली आनी चाहिए, जिस पे काम हो रहा है। जहाँ तक सवाल ये है कि जो बाकी और नॉर्थ के प्लांट हैं, देखिए ये जो पूरी इसकी एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग है, ये प्लानिंग हमारे पास नहीं है, ये प्लानिंग है NTDC के पास, और CPP और NTDC बैठ करके ये फैसला करते हैं कि कितनी बिजली हमने जो मटियारी लाहौर लाइन है उससे लेके जानी है। वो एक 4000 मेगावाट की आपने HVDC लाइन लगाई है, उसके उनकी अलग कमिटमेंट्स हैं, जो स्टेट ग्रिड जिसने वो लाइन लगाई है। सो ये फैसला कि कौन सी बिजली को किन लाइन के ज़रिए कहाँ ले जाना है, हमारा उसमें एलिमेंट वहाँ आता है जब वो हमें ये बताएं। जैसे उन्होंने हमें कहा कि हम आपको कैनब से 500 से 700 मेगावाट बिजली देंगे, तो हमने एक लोड फ्लो करा करके एक ग्रिड डिज़ाइन करा के और हमने उसके RFQ निकाले हुए, इंशाल्लाह एज़ पर प्लान वो आएगा। वी हैव टू बी टोल्ड कि आपको हम मिसाल के तौर पे, जैसे आपने कहा 2026, हमें लगता है कि जो 2000 मेगावाट इंशाल्लाह हमें मिलेगा और हमारा प्लांट ये 2026 में हमारी डिमांड और सप्लाई को बराबर कर देगा तकरीबन। हो सकता है 100-200 मेगावाट हम आगे हों, मगर 26-27 में फिर से एक गैप नज़र आ रहा है। While we have another 5-6 years, मगर अब हमें we need to be guided by NTDC कि अच्छा 2026 में हम तुमको और 400 मेगावाट बिजली दे देंगे, या तो वो हमें और बिजली दें या हम प्लांट लगाएं या कोई और लगा के हमें वो बिजली बेचे, ताकि हम कराची की डिमांड, कराची में आपको पता है SEZs आ रहे हैं, धाबेची पे आ रहे हैं, लीडा की साइड पे इंडस्ट्री आ रही है, सो उन सबको बिजली चाहिए होगी और उनको ग्रिड की बिजली चाहिए होगी। अच्छा, 2023 के अंदर आपकी एक्सक्लूसिविटी भी ख़त्म हो रही है, फिर CBTM भी 2022 से आ रहा है, फिर आप अकेले नहीं 4 बंदे और होंगे, 6 बंदे और होंगे, फिर बिजली मिलती है नहीं मिलती, ये आपका सरदर्द क्यों? अली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा ही होना चाहिए, मगर बस सवाल ये है कि जब 2023 में ये एक्सक्लूसिविटी ख़त्म होगी और CTBCM की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक को क्या आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? क्या आप के इलेक्ट्रिक को इस बात की इजाज़त देंगे कि जैसे आप कहें ना 4 प्लेयर, अगर एक आदमी आता है और वो ये चूज़ करता है कि मैं डिफेंस को बिजली दूंगा, और वो ये चूज़ करता है कि मैं लाठी को बिजली नहीं दूंगा, या मैं गडाप में बिजली नहीं दूंगा, तो क्या के इलेक्ट्रिक को भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे बाय गिविंग अ चॉइस दैट यू कैन आल्सो सप्लाई to any area which you like, and you can choose not to supply to any area which you don't want to supply. अगर आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे
तो फिर आप दो बातें करेंगे, या तो आप यूटिलिटी को नुकसान में भेज देंगे, और या अगर आपने उन एरियाज़ जिसमें किसी और ने आके बेचना शुरू किया, अगर आपने उन एरिया की एफिशिएंसी को पास ऑन नहीं किया तो जो इनएफिशिएंट एरिया है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। तो जब आप उसकी कीमत बढ़ाएंगे तो कराची बाइफरकेट होगा एक अच्छे एरिया में और एक बुरे एरिया में। बुरे एरिया की बिजली महंगी हो जाएगी, जो लोग पैसे नहीं दे सकते उनको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जो लोग इस वक्त भी उन लोगों को जो पैसे नहीं दे सकते सब्सिडाइज करते हैं, आप उनको उस पूल से बाहर निकाल देंगे। तो ये हम बिल्कुल एक्सक्लूसिविटी से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, मगर चाहे वो आप आज ख़त्म करें चाहे वो 2023 में ख़त्म करें, इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल सही बात की। इसका ये मतलब है कि यही डिफेंस के जो उमरा हैं इनको बिजली जो है वो शायद 12-14 रुपए पे मिले और वहाँ पे 25 से 30 रुपए पे लांडी में या गिरदाब में मिले, और वो अगर कोई इधर नहीं देने जाएगा तो जो भी देने जाएगा वो ज़्यादा पैसे मांगेगा। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखेंगे कि क्या पंजाब अपना सिंध की गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट करती है। दूसरा मुझे बताइए कि आपकी एक प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, वो चली जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो क्या मसला है? शंघाई के साथ क्या प्रॉब्लम है, और अगर शंघाई निकल जाता है तो बैकअप प्लान क्या है? साहब इसमें जो इशू है शंघाई वाली डील में, वो एक तो पहली बात है ये शेयर होल्डर मैटर है, तो हम कंपनी है इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं। मगर जो हमें समझ में आता है वो इट इज़ अ सस्टेनेबिलिटी इशू ऑफ के इलेक्ट्रिक, जिसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है मार्कअप ऑन के ई लाइबिलिटीज़। देयर आर रिसीवेबल्स ऑल्सो, 230 अरब के रिसीवेबल हैं, 160 अरब की लाइबिलिटी है। 160 अरब की लाइबिलिटी पे 150 का मार्कअप लग गया है। रिसीवेबल के जो हमारे रिसीवेबल है उस पर कोई मार्कअप नहीं है। जो अच्छी बात है, एज वी स्पीक वी आर नेगोशिएटिंग some TORs. Based on that, an arbitrator will decide कि ये मार्कअप का अमाउंट कितना होना चाहिए और क्या केई को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए अगर गवर्नमेंट ने डिले किया या नहीं। जिस पे कि जिस फॉर्म में इस वक्त वो हैं, इस वक्त वो जो हमने देखे हैं वो तकरीबन हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि वी हैव टू गेट आवर बोर्ड अप्रूवल, बट इट सीम्स दैट वी विल बी एबल टू गेट दैट। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एक्टिव एक बातचीत चल रही है, बट अभी इट्स नॉट कंक्लूडेड। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो प्राइस सेंसिटिव है, सो यू नो लिस्टेड कंपनी, सो वी कैन नॉट टॉक अ लॉट अबाउट इट। सो बेसिकली ये इश्यूज़ अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो कई सस्टेनेबल हो जाएगी ट्रांजैक्शन भी, उसके बाद शायद शेयर होल्डर्स बेच लें। बिल्कुल, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इन्होंने जो स्वीगैस और दूसरी कंपनियों के पैसे देने हैं उसमें एक बड़ी वजह है कि वाटर बोर्ड ने इन्हें पैसे नहीं दिए, और वाटर बोर्ड पैसे नहीं देता, उसकी वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के, उसकी गारंटी जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की है, और कोर्ट के फैसले आ चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी। जो एक बड़ी अजीब पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रॉब्लम है कि भाई कराची में सिंध गवर्नमेंट के बजट के अंदर वो बोर्ड है, वो अगर पैसे नहीं दे रहा फेडरल गवर्नमेंट को गारंटी दे। ये एक बड़ा इस मुल्क का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और जिस तरह कराची के अंदर कहा जाता है कि वो यतीम है, कि उसको ना सिंध गवर्नमेंट लेती है ना फेडरल गवर्नमेंट, तो ये उसकी एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन है। एक आपने और सवाल किया था कि प्लान बी। देखें, हम तो कंपनी चला रहे हैं और ये शेयर होल्डर्स का मसला है कि वो कब बेचते हैं, किसको बेचते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे प्लान के अंदर जो हमने बैंक्स को भी जमा कराया है, हमारी इंटरनल पूरी उसकी एक बिज़नेस मॉडल है, हमें कोई इक्विटी नहीं चाहिए, लेकिन हमें सस्टेनेबल होना चाहिए। और ये जो TND लॉसेस जिसका आपने जिक्र किया कि 40% से 15 हो गए और रिकवरी 80 से 95 अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, ये किसी चाइनीज़ ने नहीं किया है, ना किसी यूरोपियन ने किया है, ना किसी कोई और, ये हम ही ने वो नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमारे ख्याल से, और ये जो अभी भी इन सारे एनवायरनमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह 900 मेगावाट का प्लांट हम ही लगा रहे हैं। पहले भी 560 का प्लांट हम नहीं लगाया था। हमारी अगर आप ओवरऑल डाटा देखें, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, हमारे नंबर ऑफ़ फीडर्स पिछले 10 साल में डबल हुए हैं। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी 3000 से 6500 हुई है। ये सब हम ही पाकिस्तानियों ने किया है। तो हमें अपने अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि शेयर होल्डर जो भी करें, हमें हमारी जिम्मेदारी है कि चलाना, हम इंशाल्लाह चलाएंगे। वी हैव द मैनेजमेंट टू रन इट। बहुत खूब। आपने कहा कि ये 40% से 15% आपने किए। आप ही से पहले एक CEO थे जो इसी कुर्सी पे, इसी कमरे में बैठा करते थे, जिन्होंने ये काम किया। आज वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो आपकी दूसरी साइड पे है, वो आपके मसले को समझते हैं।
तो वो जो SAPM ताबिश हैं उनके साथ आप मिलके इसके इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक कर पाते, या उनसे कोई शिकायत है आप? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो ये बताऊँ कि इसमें अगर हम ये ना कहें कि जो कि इलेक्ट्रिक की ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ आज हम हैं उसमें ताबिश का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल था, तो बड़ी गलत बात ज़्यादती होगी मेरे ख्याल से। तो वी शुड गिव द क्रेडिट व्हेन इट इज़ ड्यू। एंड आई थिंक मैं CFO था जब वो CEO थे, और आई थिंक आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम यू नो व्हेन वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर। मगर देखिए हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि जब आप कुर्सी की दूसरी तरफ जाके, टेबल की दूसरी तरफ जाके बैठते हैं ना, तो फिर आपको उस हिसाब से फैसला करना होता है। सो ही इज़ रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, वी आर रिप्रेजेंटिंग KE, ऑल्दो ही अंडरस्टैंड ऑल आर इश्यूज़, एंड आई एम श्योर इवेंचुअली वो ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन द गवर्नमेंट ऑल्सो। बट क्योंकि उनका रोल डिफरेंट है, सो वो अपने रोल के हिसाब से बात करेंगे। वो वहाँ बैठ करके के इलेक्ट्रिक की कोई एम्बेसडर तो नहीं बन सकते ना, हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो बैठ करके कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ थे। हो सकता है अगर मैं भी 5 साल बाद या 10 साल बाद SAPM बन जाऊँ, अगर बन जाऊँ, तो मैं फिर गवर्नमेंट का हेड पहनाऊँगा ना, तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग वाली बात होती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंशाल्लाह सैनिटी विल प्रिवेल, एंड आई थिंक देयर इज़ नो डाउट दैट ही अंडरस्टैंड्स ऑल द इश्यूज़ प्रॉब्ली बेटर देन मी। मुझे ये कहने में कोई किसी किस्म का आर नहीं होगा कि वो सब समझते हैं। जबरदस्त जी, जैसे इन्होंने कहा कि सैनिटी विल प्रिवेल, और अगर शंघाई इलेक्ट्रिक निकल भी जाता है तो पाकिस्तान के लोग चलाते रहेंगे कि इलेक्ट्रिक चलता रहेगा, एक्सक्लूसिविटी रहती है या नहीं रहती, कराची में बिजली आती रहेगी और मिलती रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि इस समय में लोड शेडिंग ना हो, और दुआ करते हैं बारिश ना हो, ताकि कराची के लोग के इलेक्ट्रिक को और प्यार मोहब्बत से बात ना करें। बारिश भी होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ज़रूरी है कराची के लिए, मुल्क के लिए। और मैंने फिर मैं रिपीट करूँगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन लोड शेडिंग का मैं दौरानिये के बारे में वो बहुत ही मैनेजेबल होगा। थैंक यू ताजी।